एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 18 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पार्टिकुलर वीडियो को। प्यारे दोस्तों, स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल के अलावा स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल भी है, आप इसे भी ज्वाइन जरूर करिएगा। कल आपसे एक सवाल किया था मैंने, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा? वेदांत सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो वेदांत सत्यनारायण जो है ना, ये कौन से नृत्य के गुरु माने जाते हैं? इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा, और ये आंध्र प्रदेश संबंधित है। ठीक है, आपको मैंने कल एक बात कही थी कि भारत के अंदर नृत्य, देखो नृत्य की दो प्रकार की विधाएं होती है। एक विधा होती है जिसको कहा करते हैं लश्य, ठीक है ना, और एक विधा होती है जिसको कहा करते हैं तांडव। ठीक है, दो प्रकार होते हैं। मतलब लश्य है ये स्त्री प्रधान है और तांडव जो है ना ये पुरुष प्रधान है। ये याद रखिएगा। मतलब लश्य को एक्चुअली इशारों में, बाहों के इशारों से, या ज्यादातर मतलब इशारों वाला डांस है ये, और तांडव बॉडी का मूवमेंट है। तो ऐसा याद कर सकते हो, लड़के तो तांडव ही करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, और लड़कियां बाहों के इशारों से या जैसे भी है इशारों में डांस करती है, कर लेती है। जो भी आप जैसे भी याद कर पाओ कर लेना। इस देश में वैसे नृत्य के दो टाइप होते हैं, और वो क्या, ये दो टेक्निक्स हैं। दो टाइप जो होते हैं, एक होता है लोक नृत्य जिसको फोक डांस कहते हैं, एक होता है शास्त्रीय नृत्य जिसको कहा करते हैं आप लोग क्लासिकल डांस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लोक नृत्य तो कभी भी कर लो, कैसे भी कर लो, खुशी में करते हैं, गम में कर सकते हैं, सर्दी लग रही होती है तो बाथरूम में भी नाच लेते हैं हम लोग। तो बहुत ठंड लग रही है तो एकदम से बाल्टी पर पानी में डाल दिया और फिर कई देर तक डांस करेंगे, वो लोक नृत्य ही है हमारा। ठीक है ना, खुशी खुशी में कर लेते हैं। पेपर पास हो गया तो नाच लेंगे, और गम में भी करते हैं। हरियाणा राज्य आपको पता होगा, जींद जैसे इलाके के अंदर बुजुर्ग की मृत्यु पर भी खेड़ा नृत्य किया जाता है। धमाल नृत्य है, महाभारत काल से चला आ रहा है, केवल पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किए जाने वाला नृत्य कहलाता है। और इसके अलावा हरियाणा का गिद्दा जैसे झूमर हुआ है, सांग नृत्य है, ये लोकल है। लावणी जैसे आप महाराष्ट्र में जाते हो, छऊ जैसे आपने बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट के लिए सुना है। तो ये एक्चुअली वहाँ के लोकल डांस है। किसी एरिया के लोकल डांस को ही आप लोग जो है ना लोक नृत्य में काउंट करोगे। इनकी कोई गिनती नहीं है, न जाने कितने ही होंगे। कोई इनके लिए कानून नहीं है कि कैसे कपड़े पहन के करना है या कोई पर्टिकुलर टाइम पे करना है। कोई विवाह पे करते हैं तो जैसे आपने सुना होगा, अलग से कोई खोड़िया नृत्य आ गया है। कोई क्या कहते हैं पर्टिकुलर स्टेट में, लाइक जैसे बिहू डांस किया जाता है आसाम जैसे राज्यों में। लेकिन क्लासिकल डांस है, इसके लिए प्रॉपर कानून होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर टोटल 8 ही नृत्य है, 8 ही क्लासिकल डांस है। प्रॉपर ड्रेसअप होता है, प्रॉपर इसमें जो है ना चीजें होती है, और इसमें ज्यादातर ये देवी देवताओं को समर्पित है। इसमें भगवान एक पर्सन होता है जो कुछ बातें, भगवान की कथाएं बताता रहता है, और उसी के आधार पे ही जो है ना वो डांस कर रहा होता है जो कोई भी पर्सन है। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो कथक डांस आपने सुना होगा। कथक अब जो है ये उत्तर प्रदेश का है, और बिरजू महाराज का नाम आपने जरूर सुना होगा, उनका हाल ही में देहांत भी हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित है। तो ऐसे ही भारत के टोटल 8 क्लासिकल डांस है, उनमें से कुचिपुड़ी एक आपको याद हो तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथक तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का है, पर कथकली जो है ना ये आपका है केरल का। भारत के 2 क्लासिकल डांस वाला एकमात्र राज्य है, और वो है केरल। एक कथकली है, एक मोहिनी है, सुना होगा तुमने, मोहिनी अट्टम जरूर सुना होगा। भगवान विष्णु का एक अवतार था मोहिनी, सुंदर अवतार था बहुत ज्यादा। तो कुछ उसी प्रकार से महिलाएं ज्यादातर इसको किया करती है। एक कथकली तो है ही है, ठीक है ना, ज्यादातर पुरुष ही करते हैं कथकली को, और एक चेहरे पे 4-5 कलर लेप के ऐसे कुछ डांस होता है ये। इसके अलावा एक स्त्रिया करके डांस है, वो असम का है, स्त्रिया, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। मणिपुरी मणिपुर का ही है। ओडिसी का ही है। बॉडी को एक्चुअली उसमें बहुत सारी शेप में बांट दिया जाता है, जैसे ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, ऐसे कई सारी शेप में बांट दिया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा आप लोग और याद कौन से करेंगे? कथकली तो आपको खैर मैंने बता ही दिया है, और ये आपके टोटल खैर 8 हो ही गए हैं, ठीक है ना।
तो एक आपको याद करना था मोहिनीअट्टम, एक आपको याद करना था कथकली, एक आपको याद करना है स्त्रिया, एक आपको याद करना है कुचिपुड़ी, एक आपको याद करना है ओडिसी, मणिपुरी और स्त्रिया, मोहिनीअट्टम और कथक, सारे हो गए ना ये टोटल आपके। तो ये डांस है भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको जरूर याद रखना, संबंधित राज्य भी याद रखना। चलिए मेरा एक सवाल और है आपसे, मुझे बताइए आप लोग कि भारत के अंदर जो है मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई, ये दोनों किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये दोनों माँ बेटी है और मैं बताता हूँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कभी विक्रम साराभाई का नाम सुना होगा, जो कि भारत में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसके जन्मदाता है कहिएगा। तो इसरो जो है ना, इसरो का नींव रखने वाले यही थे, और इसरो की स्थापना एक्चुअली आपको पता होगा कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने नींव रखी थी। तो इनकी पत्नी का नाम ही है मृणालिनी साराभाई और इनकी बेटी का नाम ही है मल्लिका साराभाई। तो भारत के बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, एक नहीं 2 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये। तो कमेंट में लिख के बताइए वो कौन से हैं, अगर आपको पता है तो। आइए आज का पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूं। तो क्या है कि हरियाणा में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में किसे दिया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, मैंने जब इसकी घोषणा हुई थी तब भी आपको पढ़ाया था और अब दिया है तो भी पढ़ा रहा हूं। इस लड़की का नाम है नेहा रानी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की छात्रा है नेहा रानी को साल 19-20 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है। पहली इंपॉर्टेंट बात है, यह अवार्ड इनको कर्नाटक के हुबली के धारवाड़ में आयोजित एक समारोह हुआ था, वहां पे युवा मामले के मंत्री है जिनका नाम अनुराग ठाकुर है, हालांकि खेल मंत्री भी है ये। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, इनकी उपस्थिति में इनको दिया गया है। 2019-21 बैच की छात्रा नेहा रानी को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से यह अवार्ड मिला है। 26वें राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल में 2019-20 के लिए इनको यह अवार्ड मिला है, ठीक है। और इस उपलब्धि पे खैर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनका नाम है सोमनाथ सचदेवा, ये वीसी है यहाँ के, उन्होंने खैर बधाई तो दी ही है। इन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं और इसके अलावा जो है ना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है उसके अंदर भी बहुत योगदान दिए हैं। इसी करके इनको जो है ना सामाजिक कार्य विभाग की तरफ से ही इनका नाम सिलेक्ट किया गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी। और हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही है, जिसकी भारत के पहले राष्ट्रपति श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी ने नींव रखी थी, याद हो तो आपको। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के लिए किस किताब का विमोचन किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के लिए एग्जाम वॉरियर्स किताब का विमोचन किया है। ये किताब ऑलरेडी खैर भारत में तो बहुत पॉपुलर हो ही रही है, एग्जाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे बड़ी पसंद है कि जब पेपर आप दे के आओ तो पेपर देते ही वापिस आते ही पेपर के बारे में एनालाइज करना छोड़ दो, कि जब पेपर दे ही आए तो फिर टेंशन का है कि भाई हाँ ठीक है भूल जाओ उसको, अब क्या ही, तो अब तो रिजल्ट ही बताएगा जो आएगा, क्योंकि उसमें तो आप बदलाव कर नहीं सकते। और फिर सोच सोच के आप लोग जो है टेंशन और लोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि PYQ करो ही मत, हाँ वो बात अलग है, जब आपको नेक्स्ट पेपर दो तो करना ही है। लेकिन जो पेपर आप अब दे के आए हो उसी के अगर आप आंसर आप बस में बैठे बैठे मिलाने लग गए, या कैसे भी ये गलत कर दिया ये सही कर दिया, उतनी देर में बड़ी चिंता होएगी। तो इससे अच्छा भूल जाओ इस पेपर को, अब आप एक बार के लिए सहज हो जाओ, ऑन द स्पॉट कुछ ही मत करो, अपना कोई एक्शन मत लो। तो इसी के लिए जो है ना ये बेसिकली किताब लॉन्च की गई है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के लिए है। खैर बाकी इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, ये मेरा जर्नल पर्सपेक्शन है। और इसके अलावा मोदी जी का भी खैर यही था इस किताब में लिखा, मुझे बात ठीक लगी थी, अच्छी भी लगी है। एग्जाम वॉरियर, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला जी ने भी ना एक हाल ही में एक मीटिंग की, और ये हरियाणा के आपको सबको पता है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि हरियाणा के अंदर जो एयर स्ट्रिप्स है उनको लगाया जाएगा हरियाणा के अंदर सभी जगह पे ही, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फायर सिस्टम लगाया जाएगा हरियाणा के अंदर। इसका कारण ये है कि एयर स्ट्रिप्स अगर लग जाएंगे तो हरियाणा में सुरक्षित प्लेन जो है ना वो खड़े हो सकेंगे। तो ये एयर स्ट्रिप्स लगाने के आदेश दिए हैं, जिनको ATS कहा जा रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है ना, ATC सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के परिवहन बेड़े में मार्च 2023 तक कितनी बसें नई जोड़ी जाएगी? तो हरियाणा के परिवहन बेड़े में मार्च 2023 तक जो है ना वो टोटल 2000 नई बसों को जो है ना जोड़ा जाएगा।
हरियाणा में परिवहन मंत्री कौन है? इनका नाम मूलचंद जी है। अच्छा, याद रखना, जिनके पास परिवहन डिपार्टमेंट है ना, उन्हीं को ही अभी हाल ही में एक मंत्रालय सौंपा गया है, हायर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन तो है कंवरपाल गुर्जर के पास, लेकिन हायर स्कूल एजुकेशन जो है ना, वो इनके पास में आ गया है। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के किस ऐतिहासिक स्थल में विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? तो अभी हाल ही में लोहागढ़ के अंदर किया है, बाबा बंदा सिंह बहादुर की ऐतिहासिक स्थली में विकास कार्यों का शिलान्यास 1 जनवरी को किया था। ये इंपॉर्टेंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बाबा बंदा सिंह बहादुर के त्याग, बलिदान और शौर्य की कहानी पूरे दुनिया में फैले, इसके लिए लोहगढ़ को नया रूप देने का जो है ना प्रयास किया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक के मामले में, रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के मामले में हरियाणा देश में किस स्थान पे रहा है? मतलब प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना। अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितना होता है ये तो पता होना चाहिए आपको। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होती है, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होती है। तो प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर। अच्छा, पहले तो आपको ना ये भी कंफ्यूजन होगा, एक तो होता है उर्वरक होता है, ठीक है ना। एक तो शब्द है उर्वरक और एक शब्द है यहाँ पे खाद। उर्वरक को इंग्लिश में आप फर्टिलाइजर कहते हो, खाद को आप लोग इंग्लिश में मैन्योर कहा करते हो। एक पेपर हुआ था हरियाणा में, उसमें ये सवाल था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आई थिंक वीएलडीए का पेपर था कोई, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है सोचिए आप लोग। देखो, ये तो बनती है आर्टिफिशियल तरीके से, ये बनती है नेचुरल, आप ये कहेंगे। हाँ, ये तो डिफरेंस है तो सही, लेकिन एग्जाम के ऑप्शंस में ये नहीं था। ऑप्शंस में क्या था बताता हूं कि उर्वरक जो होता है ना, वो होता है फसल के लिए। ये बात याद रखना, फसल के लिए, ये फसल के लिए होता है। बट जो खाद होती है ना, वो होती है जमीन के लिए उपयुक्त होती है। कैसे सर? देखो, आप अपने खेत में यूरिया अगर डालते हो तो इसका क्या मतलब है? यूरिया आप डालते हो अपनी फसल के लिए। फॉर एग्जांपल आजकल जैसे सीजन गेहूं का है, गेहूं अगर थोड़ी थोड़ी पीली पड़ने लग जाती है तो क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वैसे भी भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, उन सब में ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमियां हैं। ह्यूमस बोलते हैं गली सड़ी खाद को। तो नाइट्रोजन की जैसे कमी होगी तो हमें फिर यूरिया डालनी पड़ती है, क्योंकि यूरिया में 46 पॉइंट तकरीबन इससे भी ज़्यादा 46.6% के अराउंड जो है ना, वो आपकी यूरिया है। हालांकि और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी होने के कारण आपका पौधा पीला पड़ सकता है, लेकिन उनमें से एक नाइट्रोजन है। तो जैसे आपने यूरिया डाली तो आपको बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर दिखाने लग जाएगा, एकदम से बढ़िया फसल आपको लहराती दिखाई देगी। तो ये फसल के लिए है, लेकिन जमीन की ताकत इसमें कमजोर होती है, मैं बता देता हूँ। लेकिन खाद, जैसे आपने खेत में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद डाली है, केंचुए की खाद डाली है आपने, केंचुआ खाद जिसको फार्मर फ्रेंड कहा करते हैं, ये खाद डाली आपने, तो ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगी। ये तो 2 दिनों में रिजल्ट देती है, बल्कि इफ्को ने तो एक नई ऐसी यूरिया बनाई है जो 2 दिनों को छोड़ो, आप लोग कुछ घंटों में रिजल्ट देती है। लिक्विड यूरिया जो स्प्रे की जाती है, ठीक है ना। तो ये कई दिनों में रिजल्ट देगी, बल्कि तो 5-6 महीने लगाती है, लेकिन ये जमीन की ताकत बढ़ाती है, जमीन की उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ा देती है। तो एक्चुअली इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। तो प्रति हेक्टेयर केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करने के मामले में हरियाणा जो है ना, देश भर में दूसरे स्थान पे रहा है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं 5 साल में पंजाब और हरियाणा में रासायनिक उर्वरकों की खपत अगर देखी जाए ना, तो 2021-22 में पंजाब की रही है 253.94, और अगर बात की जाए खपत किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है, ध्यान रखना, और 210 रही है हरियाणा की। 20-21 में जो है ना, ये पंजाब में थोड़ी कम हुई क्योंकि कोविड का टाइम था, वैसे भी थोड़ी कम मिल रही थी, बाहर भी नहीं निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ा है। कुछ जागरूकता भी धीरे धीरे आई है इसके बाद तो लोगों में। 216.78 के पास, 19-20 में 243.200, और यहाँ पे 243 और यहाँ 210 हो गई। 18 में 238 और यहाँ 217 हो गई, और 17-18 में जो है ना, यहाँ पे एक बीच में साल मिसप्लेस हो गया, 15 और 10 में है, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन सा है? अब आपके लिए सवाल ये आता है, तो प्रति हेक्टेयर में जो है ना, इस मामले में नंबर 1 पे पंजाब का आता है, ठीक है ना। तो उच्च फसल की पैदावार को बनाए रखने के लिए पंजाब में रासायनिक उर्वरकों की खपत पिछले 5 सालों में औसतन 240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा है। देश में रासायनिक उर्वरकों के मामले में पंजाब सबसे ज्यादा रहा है। 21-22 के लिए राज्य में पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है ना, इनके उर्वरकों की खपत 253.94 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही है।
इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है जिसकी 210.14 रही है। तीसरे पे तेलंगाना आता है, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पांचवें पे इसमें यूपी आता है, याद रखना। वैसे प्रति हेक्टेयर हर फसल के उत्पादन में नंबर 1 पंजाब ही है, ठीक है। 1 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक से 50 किलोग्राम उपज होती थी, अब घटकर ये 8 किलोग्राम रह गई है। मोनोटोन तो हो ही जाते हो आप लोग। कैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे ना यूं समझिएगा, आपको हर रोज एक ही एक चीज बताई जाए डेली, तो आप उससे बोर हो जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको हर रोज एक एक चीज बताऊं कि लाइक SMTP, ठीक है ना, SMTP एक आपका प्रोटोकॉल होता है मेल को भेजने के लिए। अब मैं हर रोज आते ही क्लास में कह दूं कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो रोज रोज तो आप बोर हो ही जाओगे, इससे पक्की बात ये। फिर आप लोग जी चुराने लग जाओगे क्लास में आने के लिए, फिर आप बहाने लगाओगे कि नहीं क्लास में नहीं आया जाता, कमेंट नहीं किए जाते सर क्लास में, मतलब ऐसे आप बहुत सारी चीजें कहोगे। तो ये SMTP मतलब रोज रोज आप बोर तो हो गए, ऐसे ही जमीन आपकी बोर हो गई, इस चीज से समझिएगा, ठीक है ना। तो 50 किलोग्राम उपज पहले होती थी 1 किलोग्राम में, अब ये घट के जो है ना 8 किलोग्राम रह गई। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है ये। कृषि वैज्ञानिकों की बात करें तो लगभग 30% रासायनिक उर्वरक फसल के लिए उपयोगी होते हैं, बाकी मिट्टी की कुदरती जो ताकत है उसको नष्ट कर रहे हैं। ये मैंने कहा ना, ये बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं। हरित क्रांति के शुरुआती सालों में 1 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक से 50 किलोग्राम जो है ना सॉरी ये उपज होती थी, अब ये घट के 8 रह गई। कितना बड़ा डिफरेंस है। इसलिए अब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और फिर ज़्यादा खपत तो पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट आए, लेकिन ऐसा है नहीं। उर्वरक को अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, इससे खेती जो ज़मीन है वो ख़त्म हो रही है, सिंचाई के लिए पानी की भी कमी हो रही है। प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक के उपयोग में पंजाब देश में पहले, हरियाणा दूसरे पे होगा। और रासायनिक उर्वरक में अधिक उपयोग से मिट्टी जो है ना उसकी फर्टिलिटी है वो ख़त्म ही हो जाती है आपकी। पिछले 5 सालों में पंजाब ने बहुत ही ज़्यादा तरीके से, क्योंकि ये जाहिर सी बात है प्रति हेक्टेयर उपज ज़्यादा करेगा तो खैर खाद तो डालेगा ही, यूरिया तो। और जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। 3 साल के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता भी दे रही है। इसमें 31,000 रुपये सीधे DBT के माध्यम से किसानों को जो है ना मिल जाते हैं, और लेकिन फिर भी किसान इसमें रुचि नहीं दिखाते। उसकी वजह यही है कि इंस्टेंट रिजल्ट इनमें कम ही मिलता है। हालांकि जीरो फार्मिंग पे भी कोशिश की जा रही है हरियाणा में। आपको याद होगा मैंने गुरुकुल पढ़ा रखा है आपको, गुरुकुल जो हमारे गुजरात राज्य है ना, इसके राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। उन्हीं की ही देन से, या यूं समझिएगा उन्हीं की अध्यक्षता में गुरुकुल बना है ये। और इस गुरुकुल में कुरुक्षेत्र के अंदर ना जीरो फार्मिंग या जीरो बजट खेती पे काम चल रहा है अभी। ऐसे हरियाणा में आने वाले टाइम में जो है ना, मैंने एक दिन पढ़ाया भी था तुम्हें, 2-3 ऐसे सेंटर और बनाए जाएंगे। 2 पहले से ही है, 5 सेंटर हरियाणा में हो जाएंगे, जिससे हम लोग जीरो बजट खेती पे कोशिश करेंगे और नेचुरल खेती को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चलो कमेंट में बताओ ये 3 नए सेंटर कौन से बनने वाले हैं इस पे प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए। 2 तो पहले हैं ऑलरेडी और 3 और बनने वाले हैं। 5 कौन कौन से हैं कमेंट में लिख के बताओ, देखते हैं कितनी तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड है आज का। कि इंदौर से हरियाणा के किस चिड़ियाघर में सिम्बा नामक शेर को लाया गया है, बताइए विस्तार से इसके बारे में, और इन सभी चिड़ियाघर के बारे में भी विस्तार से बता सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर कैसा लगा आप